अगर किसी का काम ना बिगाड़ सको तो उसका नाम बिगाड़ दो, काम अपने आप बिगड़ जाता है। दोस्तों आपने ये डायलॉग पहले भी सुना होगा और ठीक कुछ इसी प्रकार की चीज 2011 में हुई। 2011 में एक बहुत ही फेमस एनबीएफसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला था, लेकिन एक रातों रात और अगले दिन सुबह बहुत सारे एसएमएस फ्लोट होते हैं और उस एसएमएस में लिखा रहता है कि इस कंपनी के रिजल्ट बहुत बुरे आने वाले हैं, बहुत ही बेकार है। और अचानक से इतनी हैमरिंग होती है कि उस कंपनी का स्टॉक रिजल्ट आने से पहले 20% नीचे आता है और रिजल्ट आता है जो कि नेगेटिव रहता है। इसके प्रमोटर्स का मानना था कि यहां पर बेयर कार्टेल ने, बेयर ऑपरेटर्स ने मिलकर हैमरिंग करी है और इस पर जांच की जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ और पहलू समझेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, किस तरह वो फंक्शन करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किस तरह बुल ऑपरेटर्स काम करते हैं, लेकिन आज हम कवर करने वाले हैं बेयर ऑपरेटर्स के कुछ केस स्टडीज। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, बिकॉज सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो वापस चलते हैं 2011 में। सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अचानक से फरवरी के मंथ में बहुत ही ज्यादा मैसिव सेलिंग होने लग जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड स्टॉक्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑलमोस्ट 23 कंपनीज, जिसमें कि अनिल अंबानी ग्रुप के काफी कंपनीज रहती हैं, जैसे कि रिलायंस इंफ्रा हो गया, उसके साथ साथ बाकी कंपनीज लाइक एनटीपीसी हो गया, जयप्रकाश एसोसिएट हो गया। इनफैक्ट लोगों ने आरकॉम को भी नहीं छोड़ा, रिल कैप को भी नहीं छोड़ा, सबकी खतरनाक धुलाई हुई। सस्पेक्ट किया गया था कि ये कोई ऑपरेटर का काम है जिसने पूरा ग्रुप बना के, कार्टेल बना के इस चीज को किया, और इस डैमेज का एक्सटेंट था एक दिन में 3 लाख करोड़ का कैपिटल वाइप ऑफ हो गया फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस। इस पे इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाकर अनिल अंबानी जी ने कंप्लेन किया। उनका कहना था कि हमें यह भी पता है किस ऑपरेटर ने इस चीज की काम करी है, किस ऑपरेटर ने ये सारी चीज की है, मिस्टर सिंघानिया। तो मिस्टर सिंघानिया थे इसके पीछे। माना जाता है थ्रू माई सोर्सेस की ही इज वर्थ मोर देन 800 करोड़, 800 करोड़ से भी ज्यादा की इनका यही सब हैमरिंग और ये सारी चीजें करके हो गया है। एंड ये थे एक बेयर ऑपरेटर। लास्ट टाइम हमने समझा बुल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, आज हम समझते हैं ये बेयर ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। इनका जो काम करने का तरीका होता है वो एक फंडामेंटल एस्पेक्ट से चालू होता है। वो क्या है एस्पेक्ट? देखिए क्या होता है कि ये सब बेयर ऑपरेटर्स मार्केट के सारी खबरें रखते हैं, इन एंड आउट दे नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग। क्या चल रहा है, कौन सा कॉर्पोरेट हाउस में, कौन सा कॉर्पोरेट कितने घाटे में है, कौन सा कितने पानी में है, कौन सा कितना सही है, कहां पर हमको वीक पॉइंट मिलेगा। और ये सिर्फ एक मौके का इंतजार करते हैं। आपको समझना जरूरी है कि एक ऑपरेटर अपना मिसाइल रोज रोज नहीं छोड़ता, वो ऑपरेट करेगा, लेकिन अपना जो मेन बेट होता है उसके लिए वो सही मोमेंट का वेट करता है। ये सही मोमेंट क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है बजट का मूव, ये हो सकता है कोविड पैंडेमिक का पैनिक, ये हो सकता है अचानक से कोई पॉलिटिकल जजमेंट, या फिर हो सकता है कोई आईटी रेड, या कोई इंटरनल कंपनी का इंफॉर्मेशन जो अभी तक पब्लिक नहीं है लेकिन उस ऑपरेटर को पता है। ये लोग वेट करते हैं उस समय का कि कब वो सही समय आएगा जब मार्केट के पार्टिसिपेंट्स भी पैनिक मोड में आ जाएंगे, एंड तब हम अपना पूरा गेम खेल लेंगे। कुछ इसी तरह की चीज हुई थी आज से 1-2 साल पहले जी के शेयर में, जिसमें कि उनके चेयरमैन ने एक खत लिखा और उन्होंने ये कहा कि कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस मेरे शेयर्स को हैमर कर रहे हैं। दिस इज बिफोर उनका डील होने वाला था विद सोनी एंड अदर्स। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने पहले किसी एक वीडियो में चर्चा करी है कि वो कौन से इन्फ्लुएंस थे। यहाँ पे कहीं ना कहीं केपी का इन्वॉल्वमेंट था। दोस्तों आपको बता दूं कि बेसिकली बेयर ऑपरेटर्स पहले ढूंढते हैं कि कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा प्लेजिंग कर रही है। अभी प्लेजिंग क्या होता है? देखिए, एक प्रमोटर, एक जब ओनर होते हो आप एक कंपनी के, तो आपके पास पैसे उठाने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है आईपीओ, कि आपकी कंपनी का गुडविल बन गया, अब आप आईपीओ लो और पब्लिक का पैसा ले लो, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा ऑब्वियसली लोन्स होता है, जो कि आप डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए भी यूज करते हैं, प्लस आपके कैपिटल एक्सपांशन के लिए यूज करते हैं। बट जब ये दोनों तरीके आपके पास नहीं बचते हैं, आपका हो चुका है आईपीओ, अभी शेयर्स की हालत खराब, और ये आपको कहीं ना कहीं डे टू डे एक्टिविटी के लिए पैसा जमा करना है, तब प्रमोटर्स करते हैं प्लेज। प्लेज क्या होता है? एक तरीके से अपने शेयर्स को उधार रख के किसी एनबीएफसी के साथ, किसी बैंक के साथ, उसके अगेंस्ट वो लोग पैसा उठाते हैं। अब इससे क्या होता है? इससे सामने वाली पार्टी बोलती है, जो भी इनको कर्जा दे रही है, बोले बॉस तुम जितना शेयर्स रखोगे उसका 70 to 85% तक का हम आपको पैसा देंगे। तो अगर वो 100 करोड़ का दे रहा है तो वो बोलेंगे ठीक है हम 75 करोड़ का तुमको लोन देंगे, और इस पे आपका इंटरेस्ट चलता रहेगा।
जिस दिन आपके पास पैसे आ जाए उस दिन अनप्लेज कर लो, अपने प्लेज शेयर्स निकाल लो। प्रमोटर ये सोचता है कि आज नहीं तो कल हम इस चीज से निकल जाएंगे। अब याद रखिए, प्लेजिंग पे बात तभी पहुंचती है जब सामने वाले को कोई लोन देने को तैयार नहीं। और क्यों लोन देने को तैयार नहीं है? बिकॉज बैंक को पता है कि हमारे लोन रिकवर ही नहीं होंगे। तो जब हमारे मतलब उनको ये देखिए, बैंक से अच्छा इंस्पेक्शन और कोई नहीं कर सकता। बैंक को लगता है कि इनके एसेट्स बहुत टॉक्सिक हैं, ये जो प्लांट और मशीनरी जिसको ये गिरवी रखने की बात करें इसमें दम नहीं है, तो बैंक सीधे सीधे हाथ खड़े कर देती है, भाई हम नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर कुछ एनबीएफसीज और कुछ अलग लेंडर्स होते हैं, प्राइवेट लेंडर्स होते हैं जो रेडी हो जाते हैं, जिनके पास ये प्लेज रख देते हैं। दोस्तों अब इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि ये प्लेज वाली खबर जैसे ही ऑपरेटर के कानों में पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं से अपने सोर्सेस से पता करने लगता है कि अंदर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है। और एक बार उनको पता लग जाए कि अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो वो धीरे 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 करके अपने शॉर्ट पोजीशंस बनाना शुरू करते हैं। वो धीरे धीरे करके ऐसे इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच करना शुरू करते हैं जिनके पास मेजर स्टेक है। एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि अनिल अंबानी जी का ही हम एग्जाम्पल ले लें। उनने कुछ साल पहले ब्लेम किया था कि जिनके पास मैंने अपने शेयर्स गिरवी रखे, प्लेज रखे, उन लोगों ने मुझे सही समय नहीं दिया और ऑफलोड कर दिया शेयर, जिसके कारण ज़्यादा हैमरिंग हो गई। माना जाता है कि बेयर ऑपरेटर्स लोगों ने, इंक्लूडिंग सिंघानिया साहब, इन लोगों ने जाके इंस्टीट्यूशन से पहले से बात कर ली थी कि बॉस देखो हम यहाँ पे डील करते हैं, ऐसे भी तुम घाटे में हो, हम तुमको मौका देते हैं, एक दिन डिसाइड करते हैं और एक ही साथ उस दिन तांडव करवा देते हैं। शेयर्स बेच बेच के वहां पर हालत खराब कर देते। इन्फीबीम आपको याद होगा, इन्फीबीम में एक व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट होते ही वो कंपनी 60-65% डाउन हो गई एक ही दिन में। और ये काम किसका है? आपका और मेरा नहीं, ये बेयर ऑपरेटर्स का है। हम तो इनके मोहरे हैं, वो जो हम चेस खेलते हैं ना उसके मोहरे हैं, हमको वो चला रहे हैं। मेन राजा और रानी वही हैं। तो अब हम समझते हैं कि इस तरह की चीजें और कब हुई थी। समय 2004 से लेकर 2008 केपी पे बैन लग गया है कैनफिना कांड के बाद, और उसके बाद जो माधवपुरा मर्केंटाइल बैंक का जो कांड हो गया, बैंक्स बंद हो गई, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज ने पड़ गई। उसके बाद बेबी ने उस पर बैन लगाया, लेकिन बेबी कितनी क्रेजी है हमको भी पता है, उसका ध्यान नहीं है। केतन पारेख केपी अपने अलग अलग फ्रंट से इस चीज को अंजाम दे रहा है। ऐसा माना जाता है कि 2004 से लेकर 2008 में इनकी ऐसी लकी स्ट्रीक रही कि जितना भी घाटा इनने अपने एसोसिएट ब्रोकर्स को करवाया था सन 2000 में, जो जब बबल फटा था जिसके कारण हुआ, वो सारा रिकवर कर दिया था इनने। बिकॉज 2004 एंड 2008 इसके बीच का बोलते हैं कि आज तक का इतिहास में इससे बड़ा बुल रैली कभी नहीं हुआ। स्टॉक्स कोई 100 गुना हो रहा था, कोई 50 गुना हो रहा था, कोई 60 गुना, और एक दो नहीं, ऐसे अनंत एग्जाम्पल्स थे उस टाइम पे। तो उसी टाइम पे मौके का वेट कर रहे थे मिस्टर सिंघानिया। ये वेट कर रहे थे कि कब इनको मौका मिले और कब ये धीरे धीरे करके रेड करना शुरू करें। माना जाता है बहुत ही स्टाइलिश शॉर्ट सेलर हैं और इनकी बहुत चलती है, इनके ऊपर काफ़ी बड़े लोगों का हाथ भी है। तो मिस्टर सिंघानिया ने यहाँ पर एक तो जो रियल एस्टेट बबल जब फटा था उस टाइम पे उनने शॉर्ट करना शुरू किया, प्लस इनने आगे चल के केपी के साथ भी कुछ इनका आगे रहा माजरा। अब कुछ कंपनीज थी जैसे कि वेल्सपन कॉर्प हो गया, जीटीएल इंफ्रा हो गया, उसके बाद आपका ये इस तरह की काफ़ी सारी कंपनी थी जहां पर बवाल होने लग गया। लेकिन असली बवाल शुरू हुआ था आकृति में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि हब टाउन आपने नाम सुना होगा, अगर महाराष्ट्र में रहे हैं तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। सबसे क्लासिक ऑपरेटर का वॉर हुआ था हब टाउन में। क्या हुआ था समझते हैं। बेसिकली यहां पर ऐसा चीज हो गया था कि कंपनी के प्रमोटर्स ने प्लेज किया था अपना शेयर, और मार्केट में बेयर ऑपरेटर्स को कहीं ना कहीं ये खबर लग गई कि यार ये शायद अब इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो ये डूब जाएंगे, जबकि ऐसा था नहीं। तो बेयर ऑपरेटर्स ने हैमर करना शुरू किया। जनवरी का महीना था, आई थिंक 2009 का टाइम था, एंड आकृति ने अपना 52 वीक लो बनाया। जनवरी याद रखो, जनवरी 2009 आकृति मेक्स इट्स 52 वीक लो। लेकिन इंटरनल लोगों को यह चीज पता थी कि प्रमोटर्स आर केपेबल इनफ टू पे ऑल द इंटरेस्ट, सारे इंटरेस्ट दे सकते हैं, और स्टेबिलिटी इतनी खराब नहीं है, मार्केट की बाजार की चीजें खराब है, गलत है। तो सिंघानिया साहब के सामने एक बुल ऑपरेटर खड़े हुए, अभी नाम नहीं लूंगा, अगर कोई गेस कर सकता है
तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब सीन देखिए, 52 वीक लो एफएनओ का स्टॉक, ठीक है, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है। एफएनओ में ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक जनवरी में 52 वीक लो बनाता है, फरवरी में 52 वीक हाई बनाता है, जहां पर था वहां से ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है। ओके, यहां पर गेम खत्म नहीं हुआ। जिस दिन ये ऑल टाइम हाई बनाता है उसके अगले दिन इसको एफएनओ से हटा दिया जाता है बिकॉज ऑफ वोलैटिलिटी, और मार्च एंड में वापस ये 52 वीक लो बनाता है। कैन यू जस्ट इमेजिन किस तरह का गेम हुआ था। अभी इतना सारा क्यों हुआ था? बिकॉज पहले बेयर ऑपरेटर्स का पासा गलत पड़ा, बुल ऑपरेटर सही हुए, लेकिन बाद में एक और चीज पता लगी, बार्कलेस के साथ इनका एक डेट डिफॉल्ट होने वाला था, जिसको देखते ही बेयर ऑपरेटर्स ने 11 लाख शेयर्स बेचना शुरू करे, जिसके कारण इसमें ऑल टाइम लो। मॉरल की बात यह है, मुद्दे की बात है कि हम इन चीजों से बचे कैसे। ये बुल एंड बेयर ऑपरेटर्स तो लड़ लड़ा के चले जाते हैं, पर हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें? तो अब आपको मैं 4 तरीके बताता हूं। पहली चीज है, आप कोशिश कीजिए कि आप उन शेयर्स में ही ट्रेड करें जिसमें कि वॉल्यूम ऑन एन एवरेज 1.5 लाख से ज्यादा होता है। ऑन एन एवरेज 1.5 लाख से ज्यादा डेली बेसिस पे होता है। क्यों? बिकॉज एक जो ऑपरेटर रहता है वो यूजुअली पहले ढूंढने की कोशिश करता है पेनी स्टॉक्स या जहां पर वॉल्यूम कम है, जहां पर वो इजीली अपने मनी पावर से सर्किट्स लगा सके। बट फिर हम ब्लू चिप्स के लिए क्या करें? अब यहां पर आपको विद इन द लाइन जाके चेक करना पड़ेगा। जब भी ऑपरेटर्स को ब्लू चिप स्टॉक्स गिराने होते हैं या फिर हैमर करने होते हैं या तो उनके शॉर्ट्स फंसे होते हैं, तो वो यूज करते हैं समथिंग लाइक विसल ब्लोअर। कुछ आया दिमाग में? कुछ टाइम पहले कहीं पे विसल ब्लोअर वाली चीज हुई थी, अगर आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। या फिर वो दिखाएंगे कि भाई प्रमोटर कहीं पे बीमार है। अभी हाल फिलहाल में ही आई थिंक सो लास्ट ईयर पैंडेमिक के टाइम पे 3-4 महीने बाद कुछ न्यूज़ फ्लोट हो रही थी, मुझे भी काफ़ी लोगों का कॉल आया था कि कहीं ऐसा तो नहीं मोटा भाई एडमिट हैं। इफ़ यू रिमेंबर, इस तरह के न्यूज़ फ्लोट होने लग गए थे कि बीमार हैं, कुछ भी हो सकता है, और शेयर्स थोड़े गिरने भी लग गए थे, काफ़ी लोग पैनिक में आ गए थे। तो इस तरह के न्यूज़ फैलाएंगे, क्योंकि जिनके शॉर्ट्स फंसे उनको निकलना भी पड़ेगा, जितने कम लॉस में हो सकता है उनको निकलना पड़ेगा, तो ये करवाएंगे। तीसरी चीज़ है, बहुत फेक न्यूज़ प्लांट करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्लेज्ड शेयर्स हैं उनको अटैक करेंगे। तो पहली चीज़ है आप वॉल्यूम देखें। दूसरी चीज़ है, अगर कोई बड़ी कंपनी प्लेजिंग भी कर रही है, बहुत एग्रेसिव प्लेजिंग कर रही है, आपको बीएससी के वेबसाइट पे ये चीज़ मिल जाती है, कौन सी कंपनीज प्लेज कर रही हैं। उन कंपनीज को आप जितना दूर हो सके आप उनसे दूर रहिए, बिकॉज प्लेजिंग इंसान तभी कर रहा है जब वो लोन नहीं ले पा रहा है। अब हाँ, कुछ बहुत बड़ी कंपनीज होती है जो ओकेजनली प्लेज करती हैं। आप उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि जब वो पहले भी प्लेज लिए क्या वो निकल जाती है। अगर निकल जाती है तो ठीक है, कभी कभार कुछ बिजनेसेस में साइकिल्स होते हैं जिसके कारण उनको कभी कभी जरूरत पड़ता है वो प्लेजिंग करने का, और उनको उस पर कॉन्फिडेंस रहता है कि चाहे जितना भी इंटरेस्ट रेट हो हम निकल जाएंगे। अगर प्रमोटर स्ट्रांग है तो आप उस पर होल्ड कीजिए, लेकिन अगर बैकडेटेड कुछ हिस्ट्री नहीं और अचानक से ये लोग बहुत ज़्यादा प्लेजिंग करते हैं तो थोड़ा समझ जाइए। अच्छी कंपनियां चले जाती हैं। एबीबी शिपयार्ड थी, फिर उसके बाद जीटीएल थी, काफ़ी सारी ऐसी कंपनी थी जिनकी हालत ख़राब हो गई थी। तीसरी चीज़ है, जब कोई भी कंपनी के बहुत ऑड न्यूज़ आते हैं, पीसी ज्वेलर आपको याद होगा, उसमें खबर आ रही थी कि प्रमोटर ने गिफ्ट कर दिए अपने शेयर, और वो खुद जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे थे अपने आप को टीवी चैनल पे। फिर अचानक से वक्रांगी आके स्टेक उठाता है, वो भी एक ज्वेलरी कंपनी में, या फिर ज्वेलरी कंपनी उठाती है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा मैस था। जब भी इस तरह का कन्फ्यूजन हो, जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या हो रही है, तो उन चीज़ों से दूर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डिलीवरी परसेंटेज। देखो, एनएसए की वेबसाइट खोलो, वहां पर अपना शेयर टाइप करो, और उसका हिस्टोरिकली आप ये चीज़ चेक करो कि वहां पर आपका कितना ज़्यादा ये चीज़ हो रही है। डिलीवरी परसेंट एटलीस्ट 40 to 45% होनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ इस चीज़ में मत पड़ो, अदरवाइज बहुत रिस्की हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ आपको ये चीज़ समझनी है कि शॉर्ट सेलर हमेशा बुरा नहीं होता। शॉर्ट सेलर एक पुलिस की तरह है, वो आपको पहले से वार्न कर रहा है। तो टेक्निकली अगर कोई अच्छा स्टॉक बहुत ज्यादा वॉल्यूम से अनशन तरीके से अगर टूट रहा है, तो ये आपको एक अलर्ट दे रहा है। यस बैंक अपनी खबर आने से पहले टूटना शुरू हो गया था। क्यों? बिकॉज बेयर ऑपरेटर्स को ये कानों कान खबर लग गई थी कि अंदर क्या चल रहा है। तो ये आपको एज अ पुलिस काम करता है, ये आपको वार्न कर रहा है। तो आपके पोर्टफोलियो में भी कोई बहुत ही अच्छा स्टॉक हो जो लास्ट 50 साल से अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन अचानक से ऐसा वॉल्यूम ब्रेकडाउन दिखा रहा है जो इतिहास में कभी नहीं दिखा है, और बहुत ही खतरनाक हैमरिंग विदाउट न्यूज़ हो रही है,
तो समझ जाओ हो सकता है आने वाला न्यूज़ हो। इवन जेट एयरवेज के हवाले निकलने से पहले 350 360 के आसपास ये होने लग गया था। हमने इसी चैनल पे जब प्राइस एक्शन की वीडियो बनाए थे उस टाइम पे वहाँ पर मेंशन किया था 350 360 के आसपास, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो वो चीज़ है। और एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग समझा दूँ, कोई क्लासिक केस बताता हूँ ऊर्जा ग्लोबल का। इस कंपनी में एग्जैक्टली क्या हुआ था कि एक व्यक्ति ने स्पॉट किया कि भाई इनने जिसके साथ एक्विजिशन दिखाया है, जिन विदेशी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो सही में वो ऐसा सीन है कि नहीं है। तो इनने सीधे उस विदेशी कंपनी के मेल वेल और इनसे बात करी। अब विदेशी लोग थोड़े फास्ट होते हैं, तो वहाँ से रिस्पॉन्स आया कि नहीं भाई हमारा इनके साथ कुछ ऐसा है नहीं। तो इनने सीधे फिर मेल लगाया ऊर्जा ग्लोबल को। तो वहाँ पर उनने इस चीज़ से बात करी कि बॉस आपके इधर ऐसा ऐसा सीन है, तो आप झूठ बोल रहे हो, आपका शेयर इस चक्कर में भाग रहा है। तो ऊर्जा ग्लोबल वालों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, 15 20 30 दिन गए, नहीं किया। फिर इनने क्या किया, इनने लिख दिया लेटर अपनी बेबी को लेटर मिला, ठीक है, और बेबी ने ये लेटर फॉरवर्ड कर दिया ऊर्जा ग्लोबल को कि भाई देखो तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन आई है। जानते हैं उसके 3-4 दिन बाद क्या होता है? 3-4 दिन बाद अचानक से जो डील होने वाली थी विदेशी कंपनी के साथ, जिसके कारण शेयर भाग रहा था, वो कुछ कारणों से कैंसिल हो गया। और इस व्यक्ति जिसका नामो नंबर किसी के पास नहीं है, इसको कॉल आके धमकी आती है कंपनी की तरफ से कि बॉस ये सारी चीज़ें मत करो, ये सारी चीज़ें हट गई हैं। सवाल ये उठता है कि ये कंप्लेन वाला मेल तो बेबी को गया था, तो इस व्यक्ति के ऊपर धमकी कहाँ से आई है? और अचानक से सारी चीज़ें बदल गई और उस पर बेबी का कोई रिएक्शन नहीं है। बिकॉज बेबी को ये लिख के दिया गया कि ये जो व्यक्ति जिसने गलती निकाली है शेयर होल्डर नहीं है, तो ही इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू क्वेश्चन अस। और बेबी बोले हाँ सही बात है भैया, इनके पास शेयर नहीं तो कैसे? तो इसका मतलब ये है कि अगर हम शेयर होल्डर नहीं है किसी कंपनी के और हम वो पकड़ लेते हैं कि भाई इसमें गलती है, उसके बारे में हम इन्फॉर्म भी करते हैं, तो भी कुछ नहीं होगा। ये एक हकीकत है, ये आप जाके थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों पहली मैं आपको वही बता रहा था किस तरह से बच सकते हैं। तो डिलीवरी परसेंटेज देखिए, अचानक से वॉल्यूम स्पाइक होता और 1.5 लाख रुपये के वॉल्यूम से कम था, तो उसको आप अटैक कीजिए। तीसरी चीज़ प्लेजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर प्लेज हो रहे हैं शेयर्स तो उससे संभल के रहिए, बिकॉज बेयर ऑपरेटर्स इस चीज़ पे थोड़ा वो करेंगे। और जाते जाते मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। ऑपरेटर्स, काफ़ी लोग बोलते हैं कि खुल के लोग नाम क्यों नहीं लेते। आज मैंने 2-3 ऑपरेटर्स का इस वीडियो में भी नाम लिया, पिछले वीडियो में भी लिया था। क्यों नहीं लेते? बिकॉज ऑपरेटर्स खुद स्मार्ट हो गए। ऑपरेटर्स, बेयर ऑपरेटर्स, बुल ऑपरेटर्स, आफ्टर दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स, उनने हिस्ट्री देखी है शेयर बाजार की, उनने ये देखा है कि जो ज़्यादा हल्ला गुल्ला करता है, अपना नाम उछालता है कहीं पर भी, चाहे सोशल मीडिया में अपने आप को बहुत वो करेंगे, वो आज नहीं तो कल डूब जाता है। तो ऑपरेटर्स कभी नहीं चाहते हैं कि उनका नाम एक्सपोज हो, वो नहीं चाहते कि वो किसी लफड़े में पड़े। सो नाउ दे हैव गॉन इनटू स्टेल्थ मोड। लास्ट ईयर और इस साल भी काफ़ी सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई हैं, लेकिन दे हैव मेड श्योर कि कहीं किसी को कानो कान खबर ना पड़े। तो दोस्तों आज आपने समझा कि बेयर ऑपरेटर कैसे काम कर सकते हैं, और 3-4 हैक्स मैंने बताए इस वीडियो में किस तरह आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के और वीडियोस आएं तो लेट्स टारगेट एटलीस्ट 15,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। दिस सर्व्स एज एन इंस्पिरेशन। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आपको नेक्स्ट वीडियो अब किस पे चाहिए। सबसे ज्यादा वोट पिछले बार आए थे ऑपरेटर के सेकंड पार्ट पे, तो सबने ऑपरेटर सेकंड पार्ट लिया था। तो इस बार 3 ऑप्शन है। इंडिया का फंड मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, किस तरह हेज फंड काम कर रहे हैं, क्या किस तरह पीएमएस कर रहे हैं, आप किस तरह से फंड मैनेजमेंट में जा सकते हैं, ये सारी चीजें, क्या सही है क्या गलत है, काले राज, ये सारी चीजें। तो पहला ऑप्शन है आपका हेज फंड और ये सारी चीजें फंड मैनेजमेंट वाली। दूसरा आपके पास है कि किन शेयरों में इन्वेस्ट ना किया जाए, उसका सेकंड पार्ट। या तीसरा ऑपरेटर्स का थर्ड पार्ट। दोस्तों लाइक्स जितने ज़्यादा आते हैं, जितने जल्दी आएंगे, उतने जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।